Hi friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the Secretarial Practice 12th Standard, chapter number 1, that is issue of shares. We have already discussed, we have seen two videos of this chapter. Now, in today's video we will discuss about the irregular and illegal allotment of the shares. हमने पहले दो वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से इसका जो प्रोसीजर जो है, यानी कि एप्लीकेशन करने का जो प्रोसीजर है और जिसका जो अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इरेगुलर और इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है। यानी कि जब शेयर की एप्लीकेशन हो जाती है तो जब एप्लीकेशन होने के बाद जो अलॉटमेंट जो करना है, यानी जो कंपनी सेक्रेटरी और लीड मैनेजर सब लोग मिल के जो अलॉटमेंट कर रहे हैं, यानी क्लासीफाई करने के बाद तो अलॉटमेंट करते वक्त क्या इरेगुलर होता है और क्या इलीगल होता है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इरेगुलर अलॉटमेंट का। उसका मीनिंग है इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। यानी हमने जो पिछले वीडियो में जो हमने देखे थे कि इलीगल रेस्ट्रिक्शंस प्रोविजंस क्या है और रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो जब प्रोविजंस और रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं वो प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उस अलॉटमेंट को बोला जाता है इरेगुलर अलॉटमेंट। अ शेयर अलॉटमेंट इज नोन एज इरेगुलर अलॉटमेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर इसको इरेगुलर बताया गया है, तो यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं इसके कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है, सर्कमस्टेंस है पहला, शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है फ्रेंड्स? यस, 90% सब्सक्रिप्शन हमारे पास आना जरूरी है। अगर 90% नहीं आता है तो हम लोग शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। तो ये पहला सर्कमस्टेंसेस हो गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है, तभी हम लोग अलॉटमेंट कर सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो प्रोस्पेक्टस जो है उसकी जो कॉपी है अगर हमने वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और सेबी के पास अगर हमने अपनी फाइल नहीं करवाई है, तो इस प्रकार का अगर हमने नहीं किया है फाइल, तो भी हमारा जो अलॉटमेंट हम करेंगे उसको इरेगुलर कहा जाएगा। देन थर्ड कंडीशन इज द मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और द अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी इज नॉट रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन। अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था जो प्रोविजंस के अंदर है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, तो उसके अंदर आता था कि अगर फेस वैल्यू की 5% जो शेयर की जो फेस वैल्यू उसका 5% एप्लीकेशन के साथ में वो अमाउंट एप्लीकेंट को पे करनी है, या तो फिर सेबी जो अमाउंट डिसाइड करेगा वो अमाउंट इनको एप्लीकेंट को पे करनी पड़ेगी। वो अगर हम लोग पे अगर एप्लीकेंट पे नहीं करते हैं तो इस कंडीशन के अंदर भी शेयर्स को अलॉटमेंट नहीं कर सकते। इसको इरेगुलर अगर अलॉटमेंट कर दिया तो उसको इरेगुलर कहा जाएगा। फिर उसके बाद जो कंडीशन है वो है एस्क्रो बैंक अकाउंट इज नॉट अकाउंट विद शेड्यूल्ड बैंक। अगर जब शेयर्स इश्यू करना है तो सबसे पहली प्रोसीजर जो सबसे पहला स्टेप यही था कि सबसे पहले बैंक में एक एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलना कंपलसरी है, क्योंकि जो सारा जो एप्लीकेशन का जो अमाउंट आएगा वो सबके सब एस्क्रो बैंक अकाउंट के अंदर रहेगा। तो एस्क्रो बैंक अकाउंट अगर नहीं खोला है तो यहाँ इस कंडीशन में भी जो अलॉटमेंट होगा वो इरेगुलर कहा जाएगा। फिर फिफ्थ कंडीशन है लिस्टिंग एग्रीमेंट इज नॉट मेड विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर अगर प्रोस्पेक्टस भी अगर हमने फाइल कर दिया है और अगर अलॉटमेंट भी कर देते हैं, लेकिन अगर उसका हमने लिस्टिंग, हमारी कंपनी का जो लिस्टिंग है अगर वो हमने एग्रीमेंट नहीं किया हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो ये कंडीशन के अंदर भी हमारा जो शेयर्स है वो इरेगुलर गिना जाएगा अलॉटमेंट। एग्रीमेंट इज नॉट मेड विद द डिपॉजिटरी। अगर हमने एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ अगर हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो इस कंडीशन के अंदर भी हमारा जो शेयर अलॉटमेंट है वो इरेगुलर गिना जाएगा। शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट ऑब्जर्विंग गाइडलाइंस इश्यूड बाय सेबी एंड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। शेयर्स अलॉटमेंट कर दिया हमने और हमने कोई ऑब्जर्व नहीं किया, जो गाइडलाइंस दी गई हमको सेबी और कंपनीज एक्ट जो है उसकी जो गाइडलाइंस हमने उसको फॉलो नहीं की, हमने देखा नहीं है और हमने ऐसे ही अपने आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर यहाँ पे शेयर्स को अलॉट कर दिया तो ये कंडीशन के अंदर भी इसको बोला जाएगा इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और एक कंडीशन है इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग और इनकरेक्ट। जो प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो कोई गलत इंफॉर्मेशन हमने उसके अंदर नोट डाउन की थी, या फिर हमने पब्लिक को हमने उसमें गुमराह किया है, यानी हमने गलत कोई इंफॉर्मेशन हमारे प्रोस्पेक्टस में दी, तो इस कंडीशन के अंदर भी जो अलॉटमेंट होगा उसको इरेगुलर कहा जाएगा।
तो ये सारी कंडीशंस थी कि इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर शेयर्स को क्या बोला जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट बोला जाएगा। अब इसकी इफेक्ट क्या होती है ये देख लेते हैं यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ इररेगुलर शेयर अलॉटमेंट। अगर शेयर अलॉटमेंट अगर इररेगुलर तरीके से अगर हो गया तो उसका क्या प्रकोप यानी कि उसकी क्या इफेक्ट हमारे इस पे पड़ेगी। व्हेन अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज इररेगुलर, applicant get the allotment cancelled at his option and can get the refund of the amount paid on shares। अगर जो शेयर अलॉटमेंट जो किया गया है अगर वो इररेगुलर था तो एप्लीकेंट है उसके पास उसको अमाउंट जो अलॉटमेंट जो मिला उसको कैंसिल करवा सकता है, उसके पास ऑप्शन रहेगा और उसको जो उसने एप्लीकेशन का जो अमाउंट जो उसने पे किया है वो उसको रिफंड मिल सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन केस ऑफ इररेगुलर अलॉटमेंट the applicant get the allotment cancelled if any loss has been incurred by him due to this allotment। अगर irregular allotment हुआ है और एप्लीकेंट को वो अलॉटमेंट मिल चुका है यानी कि उसको शेयर्स मिल चुके हैं और अगर उसको कोई लॉस हो रहा है तो यहाँ पे जो होगा वो एप्लीकेंट क्या करेगा, यहाँ पे कंपनी पे दावा भी कर सकता है। बताया इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन केस ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट द एप्लीकेंट कैन गेट द अलॉटमेंट कैंसल्ड इफ एनी लॉस हैज बीन इंकर्ड बाय हिम ड्यू टू दिस अलॉटमेंट। अगर ये अलॉटमेंट के जरिए अगर उसको कुछ नुकसान होता है तो वो यहाँ पे कंपनी को बता सकता है कि मुझे इतना लॉस हुआ है। द टाइम लिमिट फॉर द सेम इज एज अंडर। अब उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब टाइम दिया हुआ है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही एप्लीकेंट को यहाँ पे कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या टाइम लिमिट है, पहला कंडीशन है एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर अलॉटमेंट कैन बी मेड विद इन 2 months ऑफ द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। यानी कंपनी की जब फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी उसके 2 महीने के अंदर एप्लीकेंट को इसकी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, भाई मुझे ये इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट हो चुका है और मुझे ये कैंसिल करवाना है। सेकंड कंडीशन होगी विद इन 2 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इफ अलॉटमेंट वाज डन आफ्टर द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। अगर फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग हो चुकी है और उसके बाद अगर अलॉटमेंट हुआ है तो 2 महीने के अंदर ये एप्लीकेंट जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है कि भाई मुझे ये शेयर्स को कैंसिल करवाना है जो मुझे अलॉट हुए थे। और थर्ड कंडीशन होगी a director is personally responsible to compensate the loss to the company or shareholder if he willfully violates provision of the statutory allotment or allows others to violate them। यानी अगर प्रोविजंस को अगर ध्यान में नहीं रखा गया, स्टैट्यूटरी अलॉटमेंट के वक्त प्रोविजंस को अगर ध्यान में नहीं रखा गया और विलफुली यानी कि जानबूझकर अगर डायरेक्टर ने इसके अंदर कुछ छेड़खानी की है तो पर्सनली वो खुद डायरेक्टर जो होगा वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो कंपनी की नुकसानी की भरपाई करने के लिए, और अगर शेयर होल्डर को अगर कोई नुकसान है तो शेयर होल्डर को जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करने के लिए डायरेक्टर खुद यहाँ पे पर्सनली उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ सच अ लॉस मस्ट बी इनिशिएटेड विद इन 2 years ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। और अगर ये लॉस हुआ है तो इसकी जो रिकवरी करने का जो टाइम पीरियड जो दिया गया है वो डायरेक्टर को खुद को भुगतना है। तो उसके लिए उसको 2 साल का यानी जब से अलॉटमेंट हुआ है तब से लेकर उसको 2 साल का टाइम लिमिट दिया जाएगा कि 2 साल के अंदर आपको ये जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपाई करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास, अभी हमने जो देखा वो था इरेगुलर शेयर्स का अलॉटमेंट कौन कौन सी कंडीशन में होता है और इरेगुलर शेयर्स अगर हो गए तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ये हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं इलीगल शेयर अलॉटमेंट क्या होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज कंसिडर्ड इलीगल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। A share allotment is contract between a shareholder and the company। शेयर अलॉटमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, किसके बीच में, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों के बीच में। Such contract can be cancelled। Such contract can be called a valid contract only when all essential elements which are required for a valid contract are present। अब ये जो एग्रीमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उससे वैलिड कब गिना जाएगा, जब उसकी जितनी भी एसेंशियल एलिमेंट्स है अगर वो सारे हम लोग रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तभी इसको वैलिड गिना जाएगा। एनी अलॉटमेंट मेड इन एब्सेंस ऑफ सच एलिमेंट इज कंसिडर्ड इलीगल। जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है अगर हम उसको फुलफिल नहीं करते तो फिर इस तरह का जो अलॉटमेंट होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे इलीगल के तौर पे। द शेयर अलॉटमेंट इज कंसिडर्ड इलीगल फ्रॉम द बिगिनिंग। जो शेयर अलॉटमेंट जो है उसको बिगिनिंग से यानी शुरुआत से इसको रोका जाना चाहिए। इफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एब्सेंट, अगर जो एलिमेंट्स नीचे जो दिए गए अगर वो एब्सेंट है यानी वहां पे ये चीज मौजूद नहीं है तो फिर इसको शुरुआत से ही इसको रोक दिया जाए। तो पहला क्या एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर, ऑफर। द एप्लीकेंट हु वांट्स टू बिकम ए शेयर होल्डर must have applied to the company for purchase of share।
सच एप्लीकेशन इज कॉल्ड एन ऑफर, यानी कि अगर कोई एप्लीकेंट है, अगर उसे शेयर होल्डर बनना है तो उससे पहले तो एप्लीकेशन करना जरूरी है। अगर उसने एप्लीकेशन शेयर परचेज करने के लिए अगर उसने कोई एप्लीकेशन ही नहीं की है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शुरुआत से इस चीज को इलीगल गिना जाएगा। तो उसने पहली चीज तो ये है कि उसने शेयर को परचेज करने के लिए उसको एप्लीकेशन करनी जरूरी है, और इसीलिए इसको बोलते हैं सच एप्लीकेशन इज कॉल्ड एन ऑफर। तो इसको बोलते हैं ऑफर, यानी ये ऑफर किसके जरिए आई है, ये एप्लीकेंट के जरिए कंपनी को ऑफर आई है कि भाई हाँ मुझे इतने शेयर खरीदने हैं। तो पहले तो ये होना चाहिए कि एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन करनी जरूरी है। सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। इट इज नेसेसरी दैट द कंपनी मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर। When directors pass a resolution for the share allotment, the offer is said to be accepted by the company. अब जब एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन कर दी है तो उसको बोलते हैं ऑफर। अब ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट होनी जरूरी है, यानी कि जो कंपनी है वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करेगी मीन्स के वो सब कुछ पहले देखेगी कि फॉर्म कंप्लीट है या नहीं है, फिर उनका जो क्राइटेरिया जो है उसको जो कैटेगरी के अंदर बांटना है वो कैटेगरी में उसको बांटेंगे, फिर वो लोग वहाँ पे अलॉटमेंट करेंगे, यानी कि जो डायरेक्टर्स है वो एक बोर्ड के अंदर शेयर अलॉटमेंट का जो रिजोल्यूशन है उसको पास करेंगे। जो रिजोल्यूशन जब पास होता है तो इस चीज को बोला जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, यानी अब इन्होंने ये जो ऑफर जो एप्लीकेंट ने जो की थी उसको इन लोगों ने स्वीकार लिया है, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया है। देन थर्ड कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, यानी जब इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब यहाँ पे एप्लीकेंट को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन। When an allotment letter is sent to the applicant by the company, it is said the acceptance of the offer has been informed. यानी कंपनी जो है वो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगी कि उन्होंने जो शेयर की एप्लीकेशन की थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, और जब उसको अलॉटमेंट हो रहा है, जो शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशन किया था उसको जब शेयर अलॉट हो रहा है तो इसके बारे में भी कंपनी जो है वो शेयर होल्डर यानी कि एप्लीकेंट को यहाँ पे इत्तला करेगी, इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपने जो एप्लीकेशन की थी इतने शेयर्स के लिए, उसमें से आपको इतने इतने शेयर्स हम लोग आपको अलॉट कर रहे हैं। तो इस अलॉटमेंट का जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको बोलते हैं इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। देन कंसिडरेशन इज सेड टू बी पेड व्हेन द अमाउंट स्पेसिफाइड अगेंस्ट अलॉटमेंट इज पेड बाय द एप्लीकेंट। जब अलॉटमेंट जब हो रहा है, अब कंसीडर करना है कि भाई जब अलॉटमेंट हो गया तो अलॉटमेंट के वक्त हमने जो कंपनी ने जो तय किया था, नक्की किया था कि इतनी अमाउंट आपको अलॉटमेंट के टाइम पे आपको पे करनी है, तो वो जब पेमेंट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। फिर ये हो गया हमारी, पहले क्या था, जो ए हमने बोला था शेयर अलॉटमेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इसके अंदर इतनी चीजें एसेंशियल है, यानी कि ये एलिमेंट्स सारे हमारे इसके अंदर आने चाहिए। तो उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 4। अब दूसरी कंडीशन क्या है, if shares are allotted against the provisions of articles the allotment is considered illegal। इरेगुलर के अंदर क्या था, इरेगुलर के अंदर था कि जो प्रोविजंस थे उसको फॉलो करना है और जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको ध्यान में रखना है, और इलीगल के अंदर क्या होगा, जो हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो प्रोविजंस है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के सारे प्रोविजंस जो है उसको हमें फुलफिल करना है, यानी उसको हमें फॉलो करना है। इफ शेयर्स आर अलॉटेड अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स द अलॉटमेंट इज कंसिडर्ड इलीगल। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो प्रोविजंस है उसके अगेंस्ट में जाके अगर हम लोग अलॉटमेंट करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फिर क्या कंडीशन है, इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्टर इट इज सेड टू बी इलीगल। एज पर द कंपनीज एक्ट शेयर्स कैन बी अलॉटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। अगर सिर्फ कोई भी एक सिंगल डायरेक्टर अगर शेयर का अलॉटमेंट कर रहा है तो इसको इलीगल कहा जाएगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट के तहत ये बताया गया है कि जब शेयर का अलॉटमेंट हो रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सब लोग मिलके, यानी जो डायरेक्टर्स का पूरा ग्रुप है वो लोग मिलके वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, और जब रेजोल्यूशन पास होगा तभी उसको वैलिड गिना जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल कोई भी एक इंडिविजुअल डायरेक्टर इसको अलॉटमेंट नहीं कर सकता, अगर ऐसा होता है तो इसको बोला जाएगा इलीगल। फिर क्या कंडीशन है, इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय वायलेटिंग एसेंशियल प्रोविजंस फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज द अलॉटमेंट इज कंसिडर्ड इलीगल। यानी अगर हम कोई ऐसा छेड़खानी कर रहे हैं प्रोविजन के अंदर, जो हमें लिस्टिंग करवाना है, हमारी कंपनी का लिस्टिंग हमें स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमें करवाना है, अगर उसके जो प्रोविजन है उसमें अगर हम लोग कोई छेड़खानी कर रहे हैं, बराबर है, तो इस प्रकार का जो भी हमारा अलॉटमेंट होगा उसको भी यहाँ पे इलीगल बताया जाएगा। इलीगल शेयर्स अलॉटमेंट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। और जो इलीगल शेयर्स जो होते हैं उसको शुरुआत से ही उसको रोक दिया जाना चाहिए। नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू कंसिडर इट इलीगल। और कोई भी एप्लीकेशन को हमें कंसिडर ही नहीं करनी, क्योंकि ये शुरुआत से ही ये इलीगल है।
शेयर अलॉटमेंट इज इलीगल व्हेन प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट और अदर एक्ट हैव बीन वायलेटेड। और शेयर अलॉटमेंट है वो इलीगल कब गिना जाएगा, जब या तो प्रोविजंस जो है कंपनीज एक्ट के, वो अगर हमने उसमें कुछ वायलेट यानी कि कुछ हमने चेंजेस किया या हम उसके प्रोविजंस के अगेंस्ट में जाते हैं, तो इस प्रकार के शेयर अलॉटमेंट को हम लोग बोलेंगे इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। हमने देखा इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पे है वो है पहला कॉलम है इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट और सेकंड कॉलम जो है वो है इलीगल शेयर अलॉटमेंट। तो हम लोग पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मीनिंग शेयर अलॉटमेंट मेड बाय वायलेटिंग प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग रेगुलर शेयर अलॉटमेंट इज कॉल्ड इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। यानी जो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है उसमें अगर हम लोग कोई वायलेटिंग यानी कि छेड़खानी करते तो इसको बोलते हैं इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। एंड शेयर अलॉटमेंट मेड बाय वायलेटिंग प्रोविजंस ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड प्रोविजंस ऑफ लीगल शेयर अलॉटमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट इज कॉल्ड इलीगल शेयर अलॉटमेंट। और जो शेयर अलॉटमेंट जो प्रोविजंस लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के या तो प्रोविजंस जो है लीगल शेयर अलॉटमेंट के, उसके अंदर अगर हम लोग कोई छेड़खानी कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है इलीगल शेयर अलॉटमेंट। अब कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट इरेगुलर कब होगा, शेयर अलॉटमेंट बिकम्स इरेगुलर व्हेन अलॉटमेंट इज मेड बिफोर रजिस्टरिंग प्रोस्पेक्टस। एक तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हमारा प्रोस्पेक्टस कहाँ पे, कंपनी रजिस्टर ऑफिस के ऊपर, और दूसरा सेबी पे। बिफोर रिसिप्टिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, या तो हमें 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो। एंड शेयर अलॉटमेंट इज मेड विदाउट रिसीविंग रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मनी ऑन द शेयर्स सब्सक्राइब्ड, यानी उसकी जो शेयर की जो फेस वैल्यू है उसका 5% एप्लीकेशन मनी पे आना चाहिए, या तो फिर सेबी ने जो नक्की किया है तय किया है वो अमाउंट हमको एप्लीकेशन के टाइम पे हमें अमाउंट मिलना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो इसको बोलते हैं इरेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। A share allotment is considered as illegal when offer is not made by an applicant, offer is not accepted, or acceptance of offer is not informed by the company, or there is absence of consideration। और इलीगल कब गिना जाएगा, जब अलॉटमेंट जो है उसके लिए अलॉटमेंट कब इलीगल गिना जाएगा, जब एप्लीकेंट ने या तो एप्लीकेशन ही नहीं की यानी कि ऑफर ही नहीं की, या तो एप्लीकेशन हो गई लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, या तो फिर एक्सेप्ट हो गया लेकिन उसके बारे में एप्लीकेंट को इन्फॉर्म नहीं किया गया, या फिर बाय द कंपनी और देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, या तो फिर उसको अलॉटमेंट का जो अमाउंट है अगर वो उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं भरा है, तो ये कंडीशंस के अंदर इसको बोला जाएगा इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब इसकी इफेक्ट क्या है, irregular allotment is voidable at the option of the shareholders and he is required to take certain steps within a time limit for the same। जैसा कि हम लोग पहले ही हम लोग देख चुके हैं उसकी कुछ टाइम लिमिट दी है, तो इरेगुलर अलॉटमेंट है उसके लिए शेयर होल्डर्स के पास यहाँ पे ऑप्शन है, उसको अगर कैंसिल करवाना है उसे जो अलॉटमेंट मिला है अगर वो कैंसिल करवाना चाहता है तो उसकी जो टाइम लिमिट दी गई है वो टाइम लिमिट के अंदर उसको वो कैंसिल करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट में इलीगल में क्या होगा, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी allotee of the shares is not required to take any step for the cancellation of allotment because such allotment is void from the very beginning। अब ये कंडीशन में इलीगल कंडीशन क्या है, इलीगल कंडीशन में अलॉटी यानी जो एप्लीकेंट है उसको कुछ भी कैंसिलेशन करवाने की कोई लीगल प्रोसीजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि इस प्रकार का जो अलॉटमेंट है वो शुरुआत से ही इसको रोक दिया जाता है, तो यहाँ पे उसको अलॉटमेंट होगा ही नहीं, इसलिए इसको कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफेक्ट ऑन मेंबरशिप, membership ends by eliminating name of shareholder from the register of the members if allotment is considered void respect of to irregular share allotment। यानी जब शेयर अलॉटमेंट हो चुका है और पता चला कि ये इरेगुलर है और एप्लीकेंट ने जो उसको ऑप्शन था वो ऑप्शन अगर सिलेक्ट करता और वो अगर अपना अलॉटमेंट अगर उसको कैंसिलेशन करवाना चाहता है तो वहाँ पे उसकी जो नाम जो है यानी कि मेंबरशिप रजिस्टर में उसका जो नाम है वो वहाँ से निकल जाएगा और अब वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा यानी कि वो मेंबर नहीं रहेगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप अंडर इलीगल शेयर अलॉटमेंट एज मेंबरशिप हैज नॉट बीन अवॉर्डेड। और इलीगल शेयर जो कि शुरुआत से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये इसको रोक दिया गया, वॉइड गिना गया, इसको मान्यता मिली ही नहीं है, तो यहाँ पे मेंबरशिप मिलने का कोई यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि किसी को अलॉटमेंट हुआ है और उसको मेंबरशिप मिल रही है, तो यहाँ पे इफेक्ट कुछ भी पड़ेगी नहीं मेंबरशिप के अंदर। अब लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, तो इरेगुलर जब होगा अलॉटमेंट तो उसमें क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी फॉर इरेगुलर अलॉटमेंट आर लायबल टू कंपनसेट द लॉस अकर टू द कंपनी एंड टू द
शेयर होल्डर्स। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो होगा, जो डायरेक्टर होगा, जिसने ये इरेगुलर अलॉटमेंट किया है प्रोविजंस के साथ छेड़खानी करके, वो खुद यहाँ पे लायबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा कंपनसेट करने के लिए जो भी नुकसान कंपनी को या तो शेयर होल्डर को हुआ है उसको भरपाई करने के लिए। और इलीगल शेयर में क्या होगा, नो सच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर के अंदर कोई भी स्टेप्स लिए नहीं जाएंगे क्योंकि इलीगल अलॉटमेंट के वो शुरुआत से ही रोका गया है। तो ऐसा कोई अभी तक शेयर होल्डर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है। जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है तो फिर उसकी कोई भरपाई करने की कोई बात आती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे डिफरेंस हमारे इरेगुलर और इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के। और इसको हमने डिटेल के अंदर भी इसी वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे इसको देखा है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर, ये टॉपिक्स के अंदर, तो आप लोग मुझे आपके कमेंट के जरिए आपके क्वेश्चन पूछिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आपके लाइक भी मुझे दीजिए, आपके कमेंट्स भी मुझे दीजिए, और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके फ्रेंड्स को भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड के एसपीसीसी, ओसीएम यानी कि बिजनेस और अकाउंटेंसी के वीडियोस आपको मेरी चैनल पे देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।